सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम, अध्याय 131। हालांकि वांग युदाओ सचमुच इस प्रशंसा सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। वह भी कम ही रहना चाहते थे और लोगों की नज़रों में आने से बचना चाहते थे। अगर वह इस प्रशंसा सभा में जाते तो ज़रूर पत्रकार उनका इंटरव्यू लेते, और जैसे ही वह टीवी पर आते तो जो लोग यहाँ की स्थिति पर नज़र रख रहे थे उन्हें तुरंत उनका चेहरा दिखाई देता। इससे उनके भविष्य के जीवन में भारी संकट आ सकता था। क्या आप मुझे अकेले में 7 या 8 मिलियन इनाम नहीं दे सकते? आपको प्रशंसा सभा करने की क्या ज़रूरत है? वांग युदाओ ने अधीरता से अपना सिर हिलाया। खांसी, खांसी। उनके बगल में खड़े वांग चेंगकाई का पानी लगभग गले में अटक गया। उन्होंने जल्दी से अपना मुंह पोंछा, फिर अजीब से भाव से वांग युदाओ की ओर देखा। तुम्हें पैसों का बहुत शौक है। तुम शुरू से ही 7 या 8 मिलियन इनाम मांग रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस बार तुम्हारा इनाम सिर्फ 2 लाख है। क्या 2 लाख? ये किस काम के? धिक्कार है, ये तो एक दांत के लिए भी काफ़ी नहीं है। वांग युदाओ ने अपने हाथ से केकड़ा गिरा दिया और गुस्से से वांग चेंगकाई को देखा। तुम्हें क्या उम्मीद थी? ये तो सरकारी इनाम है, लेकिन तुम सच में अजीब इंसान हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सरकारी प्रशंसा सभा से तुम्हें जो फ़ायदा मिलता है वो सिर्फ कुछ लाख नहीं, ये तो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वांग चेंगकाई ने काफ़ी गंभीरता से कहा और वांग युदाओ के हाव भाव देखकर सख्ती से बोला, जाओ, अगर तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँ। तुम उस तथाकथित प्रशंसा सभा में मेरी जगह ले सकते हो। वांग युदाओ का उत्साह तुरंत गायब हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि इस बार वो बहुत पैसा कमा लेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि इनाम सिर्फ 2 लाख होगा। अगर उसे ठीक से याद है तो उसने इस बार कुल 672 बार शुद्धिकरण कला का इस्तेमाल किया था। 672 बार, ये कैसी अवधारणा है? 1 लाख युआन प्रति बार के हिसाब से ये तो। वांग चेंगकाई ने असहाय भाव से वांग युदाओ को देखा और मन ही मन सोचा, महाहजार दुनियाओं में वाकई कई विचित्रताएं हैं। मैं शौचालय जाऊंगा, ये वाकई निराशाजनक है। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। शौचालय से लौटने के बाद अपनी आत्मा को हुई क्षति को शांत करने के लिए एक बड़ा भोजन करने की योजना बना रहा था। जैसे ही वांग युदाओ उठने ही वाला था, बाहर से अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वांग चेंगकाई ने सहजता से कहा, कृपया अंदर आइए, ये सोचकर कि व्यंजन परोसने वाला वेटर है, और उसने लापरवाही से जवाब दिया। हालांकि जब निजी कमरे का दरवाजा खोला गया तो वांग युदाओ और वांग चेंगकाई को पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। नानजी शालीनता से उन दोनों की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं दिखाया, फिर भी उसके सुडौल शरीर में उसके चलने के कारण मनमोहक हरकतें दिखाई दे रही थीं, जिससे उसकी मनमोहक आकृतियां प्रकट हो रही थीं। उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसने एक हाथ में एक गिलास और दूसरे हाथ में रेड वाइन की एक बोतल पकड़ी हुई थी, जो पुरुषों के बीच चर्चा के सबसे आम विषय को पूरी तरह से दर्शाता था, बढ़िया वाइन और खूबसूरत महिलाएं। तुम यहाँ क्यों हो? वांग युदाओ और वांग चेंगकाई ने एक साथ पूछा। आज यह औरत इतनी आज़ाद क्यों थी? वांग चेंगकाई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यह एक खूबसूरत सांप थी, लगभग किसी का भी, चाहे वे उसे पसंद करते हो या वह उन्हें। अच्छा नतीजा नहीं निकला। तो शुरू से ही उसने इस हेजहॉग से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन अब लोग हेजहॉग को नहीं ढूंढ रहे थे और हेजहॉग लोगों को ढूंढने आ गया। और यह एक बहुत बुरा पूर्वाभास था। वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ की ओर देखा और तुरंत सिर दर्द होने लगा। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो? नानजी ने शराब की बोतल और गिलास मेज पर रख दिए। उनके हाव भाव बहुत ही सुंदर थे। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखा और आखिरकार वांग युदाओ के बगल वाली सीट पर बैठ गई। बस, अब खूबसूरत सांप को एक नया शिकार मिल गया है। वांग चेंगकाई ने बहुत परेशान होकर अपने माथे पर थपथपाया। अब तो उसके सिर में दर्द होना ही काफ़ी था। उसने पहले भी नानजी के निशाने पर आए लोगों का हश्र देखा था। अब वांग युदाओ निशाने पर था और वह किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई गांजा पीना चाहता हो और आप उसे बताएं कि गांजा एक नशा है, फिर भी वह इसे आजमाने पर अड़ा रहता है। नानजी, हमारा यह मतलब नहीं है। हमें बस लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा विनम्र हो रही हो। तुम्हें ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। वांग चेंगकाई ने जल्दी से समझाया, फिर वांग युदाओ को आंख मारी। दुर्भाग्य से इस समय वांग युदाओ की नज़रें लगातार नानजी के चोंगसुम की दरार पर टिकी हुई थीं, इसलिए वह वांग चेंगकाई की नज़रों पर ध्यान नहीं दे पाया। विनम्र होने या न होने का क्या मतलब है? चूंकि तुम दोनों मेरे घर आए हो तो स्वाभाविक रूप से तुम मेरी मेहमान हो। यह उचित ही है कि मैं तुम्हारा मनोरंजन करूं, है ना? नानजी ने अपने बगल में बैठे वांग युदाओ पर एक मोहक नज़र डाली। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। वे दोनों पहले से ही काफ़ी पास बैठे थे, इसलिए वांग युदाओ को तुरंत नानजी की खुशबू आ गई। वह हल्की सी खुशबू उसके नथुनों में घुसती रही और ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर फिर से बेकाबू होकर बेचैन हो रहा हो। यह एक परिपक्व महिला थी, चाहे उसका कामुक शरीर हो जो हल्की सी चुभन से पानी टपकाता प्रतीत होता हो,
या उसकी लगातार उभरी हुई आकर्षक आंखें, ये सब दूसरों से अतुलनीय थीं। वांग युदाओ जैसे पुरुष के लिए, जिसका हार्मोनल मेटाबॉलिज्म जोरदार था, उसका आकर्षण और भी ज्यादा था। बेशक, हालांकि वांग युदाओ सचमुच इस महिला को गले लगाना चाहता था, लेकिन वह अपने बारे में बहुत स्पष्ट था। इस नानजी ने वांग चेंगकाई के करीब आने की कोशिश नहीं की, बल्कि खास तौर पर उसके करीब आने के लिए आई, जिसका स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य था। जब नानजी बातें और हंसी मजाक कर रही थी, तब उसने मेज पर रखी रेड वाइन खोल ली थी। तीनों के लिए एक एक छोटा गिलास भरने के बाद उसने सबसे पहले अपना गिलास उठाया और कहा, सज्जनों, मैं आपके लिए टोस्ट करती हूँ। इसे नानजी द्वारा आपका मनोरंजन समझिए। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में और भी बार आएंगे। धन्यवाद नानजी, हम भविष्य में जरूर फिर आएंगे। वांग चेंगकाई ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन वांग युदाओ नानजी को देखता रहा, फिर अपना गिलास उठाए बिना सिर हिलाया और गंभीरता से बोला, नानजी, अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ में मदद चाहिए तो कह दीजिए। जानती हैं नानजी, आपका शरीर इतना आकर्षक है, अगर आप इसे मुझ पर इस्तेमाल करती रहेंगी तो मुझे लगता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। वांग युदाओ के शब्द थोड़े अचानक से कहे गए थे, लेकिन असल में वे उसके विचार थे। इस महिला का आकर्षण अब तक का सबसे शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वू मीजी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। वू मीजी के बारे में तो यही कहा जा सकता था कि वह उस उम्र में पहुंच गई थी जहां उसका शरीर और व्यवहार परिपक्व थे, लेकिन यह महिला अलग थी। मानो उसने पहले भी इस मोहक आकर्षण का अभ्यास किया हो। एक बार जब वह इसे प्रकट कर देती तो वह किसी भी आदमी को कुछ ही समय में हड्डियों के टुकड़ों में बदल सकती थी। वांग युदाओ निश्चित रूप से टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं छोड़ना चाहता था, और उसे वांग चेंगकाई की चेतावनी शुरू से ही याद थी। वांग चेंगकाई थोड़ा चौंक गया, उसका वाइन ग्लास पहले से ही उसके होंठों पर था। फिर उसने वांग युदाओ को थम्स अप किया। नानजी भी मुस्कुराए, उसकी गोरी उंगलियां उसकी कनपटियों के बिखरे बालों से खेल रही थीं, उसकी आंखें हल्की सी झपक रही थीं। एक पल बाद वह मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई वांग, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तो फिर तुम क्या सोचते हो? वांग योदाओ ने नाखुशी से नानजी को देखा और मन ही मन सोचा, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो शायद मैं बैठे बैठे ही मेज को ऊपर उठा सकूंगा। नानजी ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, फिर गंभीरता से बैठ गईं। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस मैं छोटे भाई वांग के साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। मुझे लगता है कुछ दिनों में मुझे तुमसे एक मदद मांगनी पड़ेगी। हालांकि नानजी के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उनकी आंखें गंभीरता से भरी थीं। वांग युदाओ का दिल धड़क उठा। अब उसे सचमुच समझ आ गया था कि यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने तुरंत संयम का नाटक किया और कहा, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं सच कहूं तो उसने वांग युदाओ से ऐसी उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। जब उसने पहली बार वांग युदाओ से ये शब्द कहे थे तो असल में वे अनजाने में कहे गए थे। सबसे पहले ओल्ड मास्टर शेन हे ने वांग युदाओ और शेन यू को एक साथ लाने की इच्छा जताई थी, इसलिए जब उसे पता चला कि को गांव की बीमारी संक्रामक है तो वह शेन युए के बारे में चिंतित हो गया। इसलिए उसने वांग युदाओ से मदद मांगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वांग युदाओ ऐसी बीमारी का इलाज कर पाएगा, लेकिन अब उसे वांग युदाओ की फिर से जांच करने की ज़रूरत थी। इस आदमी ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। वांग युदाओ ने जियांग जी को अवाक होकर देखा, फिर जल्दी से अस्पताल में चला गया। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे बंदर की तरह घूरें। अरे जल्दी से मुझे बताओ, पिछले कुछ दिनों में क्वो गांव में अपने समय के बारे में बताओ, और तुमने इसे कैसे दबाया संक्रामक रोग। वांग युदाओ को जाते देख जियांग जी हंसी और उसके पीछे पीछे चला गया, फिर एक चमकती हुई मुस्कान के साथ वांग युदाओ को पकड़ लिया। उसकी उत्सुकता सचमुच आसमान छूने वाली थी। जैसे ही उसे इस बारे में पता चला वह तुरंत क्वो गांव जाना चाहता था, लेकिन अस्पताल में भीड़ होने के कारण वह जा नहीं सका। वांग युदाओ ने जियांग जी की ओर देखा और अपनी ठुड्डी से पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया। जियांग जी वांग युदाओ का मतलब समझ गए और उन्होंने दूसरों की ओर हाथ हिलाकर कहा, सब लोग हट जाओ, हट जाओ। सम्मान समारोह अभी कुछ दिन दूर था, लेकिन ये जानते हुए कि वांग युदाओ आज अस्पताल आ रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वांग युदाओ को ये खास पसंद नहीं था। वांग युदाओ को कार्यालय में ले जाते हुए जियांग जी के पास काई पर ध्यान देने का भी समय नहीं था, जो उनके साथ अंदर आया था। उसने तुरंत वांग युदाओ के लिए एक गिलास पानी डाला, फिर वांग की ओर देखा। युदाओ ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। बताओ, तुमने इसका इलाज कैसे किया और बीमारी की खासियत क्या है? वांग युदाओ ने पानी का घूंट लिया और जियांग जी को बेबसी से देखा। वह आदमी सचमुच चिंतित था, लेकिन उसे लगा कि अस्पताल को बीमारी की पूरी जानकारी पहले से ही है। फिर भी उसे लगा कि क्या कोई टीका विकसित हो गया है। हालांकि वो गांव की स्थिति सुलझ गई थी, लेकिन यह एक नई तरह की बीमारी थी। अगर कोई टीका विकसित हो जाता तो भविष्य में अगर यह बीमारी फिर से उभरती तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर कहा, डायरेक्टर जियांग, आपको एक निराशाजनक बात बता दूं, सच कहूं तो मेरा तरीका सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बीमारी की पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है और मेरा अनुमान है कि उसका काफ़ी गहन विश्लेषण किया जा चुका है। टीका विकसित होने में शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहां तक मैंने इसका इलाज कैसे किया, शेन यू को आपको बता देना चाहिए था। बारीकियों के लिए अगर आप मुझसे भी पूछें तो मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। वह उसे ये तो नहीं बता सकता था कि उसके शरीर के अंदर एक औषधि देव प्रणाली है और उसकी क्षमताएं लोगों के शरीर से विषाक्त पदार्थों को साफ कर सकती हैं, है ना? अगर वह ऐसा कहता तो जियांग जी शायद इस पर विश्वास नहीं करती, और वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहता। हालांकि जियांग जी को पहले से ही उम्मीद थी कि वांग युदाओ ऐसा कहेंगे, फिर भी जब वांग युदाओ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बताया तो वे थोड़े निराश हुए। वे सचमुच जानना चाहते थे कि वांग युदाओ ने बीमारी का इलाज कैसे किया, क्योंकि यह चिकित्सा इतिहास में एक बड़ी सफलता से जुड़ा हो सकता था। अस्पताल ने इस बीमारी का डेटा जरूर संग्रहित किया था और इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय चिकित्सा नेटवर्क पर अपलोड कर दिया गया था। बस अभी तक कोई टीका विकसित नहीं हुआ है। वैसे कोई भी टीका कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह वांग युदाओ के बीमारों को सीधे ठीक करने के तरीके जितना प्रभावी नहीं होगा। इसलिए उनसे मिलने के बाद उन्होंने पूछना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से वांग युदाओ ने फिर भी नहीं बताया। ठीक है, अब तक उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वांग युदाओ बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, लेकिन चूंकि वांग युदाओ ने नहीं बताया, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार इस तरह की बात जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अरे वैसे तुम आज शेन यू से मिलने आए थे ना? मैं उसे तुम्हारे लिए बुला लूं। जियांग जी को कुछ याद आया और उसने जल्दी से कहा। शेन यू के लौटने के बाद उसने उसे वांग युदाओ के बारे में कुछ बातें बताईं, लेकिन वह अब भी समझ सकता था कि इस बार शेन यू की वांग युदाओ के लिए भावनाएं थोड़ी अलग थीं। हालांकि शेन यू ने पहले भी जब भी पूछा था हमेशा इनकार किया था, लेकिन वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा था कि वह अब भी ऐसी बातों को समझ सकता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग युदाओ न केवल कठिन और जटिल बीमारियों का इलाज कर सकता है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के मामले में भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा जो उसके अपने ज़माने के व्यवहार की याद दिलाता है। अरे कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। दरअसल मैं आज तुमसे तुम्हारे उस प्रशंसा सम्मेलन के बारे में पूछने आया था, क्या हम उसे रद्द कर सकते हैं? इसके बदले तुम मुझे और पैसे दे दोगे? हालांकि वांग चेंगकाई ने उसे पहले ही बता दिया था, वांग युदाओ को अब भी पैसों का बहुत शौक था। अगर उसे और कुछ मिल जाता तो स्वाभाविक रूप से वह नर्म दिल नहीं होता। जियांग जी को लगा कि उसने गलत सुना है। वांग युदाओ के बोलने के बाद वह कुछ देर तक थोड़ा स्तब्ध रहा और अपने होंठ चटकाता रहा। दोबारा पुष्टि करने और वांग युदाओ का जवाब मिलने के बाद ही उसकी सांस रुकी और उसने अपना हाथ वांग युदाओ के माथे की ओर बढ़ाया। हालांकि तेज तर्रार वांग युदाओ ने उसे रोक दिया। युदाओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं टूटा है? क्या तुम जानते हो कि यह प्रशंसा सम्मेलन क्या दर्शाता है? क्या? वांग युदाओ ने लापरवाही से जियांग जी की तरफ देखा, फिर पानी पिया। उसे सचमुच इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन सिर्फ इस बात का मतलब था कि इससे उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वह इस तथाकथित प्रशंसा सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकता था। अगर वह टीवी पर दिखाई देता और लोग उसे हर बार पहचान लेते तो ये कितना असुविधाजनक होता। इसके अलावा अगर बहुत से लोग उसके पास इलाज के लिए आते तो वह उसे संभाल नहीं पाता और इससे उसके काम में सुधार में देरी होती। वांग युदाओ को इतना बेपरवाह देखकर जियांग जी का मन उसे थप्पड़ मारने का हुआ। गहरी सांस लेते हुए जियांग जी ने जबरदस्ती अपने गुस्से को दबाया, फिर कहा, युदाओ, इस बार तुम्हारा सम्मान समारोह कोई स्थानीय सम्मान समारोह नहीं है, बल्कि राज्य द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है। अगर तुम कोई चिकित्सा पेशेवर नहीं होते तो शायद अब तक तुम्हें सीधे राजधानी भेज दिया गया होता। फिर भी इस बार एक बार तुम अपना चेहरा दिखा दोगे तो मेरा अनुमान है कि तुम्हारी ख्याति जल्द ही पूरी तरह फैल जाएगी। यही तो राज्य है जो तुम्हें प्रचार करने में मदद कर रहा है। जियांग जी स्वाभाविक रूप से जानता था कि वांग युदाओ को पैसों की ज़रूरत है। पिछली बार जब उसने वांग युदाओ को ढूंढा था तो पैसों का जिक्र होते ही उस आदमी की आंखें चमक उठी थीं, इसलिए वह बस वांग युदाओ को इस मामले में मनाने की कोशिश कर सकता था। वांग युदाओ की आंखें चमक उठीं। जियांग जी की बातें सुनकर वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके लिए सरकारी विज्ञापन ही एक अनूठा कारण था। ये तो पता ही था कि यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसके अलावा उसे एक मानद प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा, और इस प्रचार और प्रमाण पत्र के साथ उसने अनुमान लगाया कि वह एक ही चाल में दुनिया जीत सकता है। दफ्तर में सन्नाटा छा गया। जियांग जी ने वांग युदाओ की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग युदाओ किस बात से परेशान है। इस तरह के मौके का सपना हर डॉक्टर देखता है, लेकिन वांग युदाओ के साथ वह अभी भी इस पर विचार कर रहा था, जिससे उसे अजीब लग रहा था।
वांग चेंगकाई शायद जानता था कि वांग युदाओ क्यों हिचकिचा रहा है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि वांग युदाओ के लिए मान जाना ही बेहतर होगा। आखिरकार ये वांग युदाओ के लिए एक बेहतरीन मौका था। हालांकि वांग युदाओ के पास मेडिकल लाइसेंस नहीं था या उन्होंने कभी मेडिकल स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रशंसा सम्मेलन होता और मीडिया इस मामले को विस्तार से रिपोर्ट करता तो वांग युदाओ देश में एक बेहद लोकप्रिय डॉक्टर बन जाते। उस समय सभी बड़े अस्पताल वांग युदाओ को एक जीवंत साइन बोर्ड के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते। बेशक प्रशंसा सम्मेलन का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं थी। जियांग जी इसलिए चाहते थे कि वांग युदाओ प्रशंसा सम्मेलन में भाग लें। कहा जाता है कि कई अस्पताल पहले से ही वांग युदाओ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और यह सिर्फ इसी शहर में हो रहा है। कई दूसरे शहरों के अस्पताल इस मामले से वाकिफ, इस निस्वार्थ प्रतिभा वांग युदाओ को भर्ती करने के लिए पहले से ही उत्सुक हैं। उस समय अगर वांग युदाओ कोई कार्रवाई नहीं भी करते तो भी वे एक सुनहरा साइन बोर्ड होते जो अस्पताल की प्रतिष्ठा को 20 से 30% तक बढ़ा सकते थे। वांग युदाओ अपने हाथ में रखे प्याले को बहुत देर तक घूरते रहे और आखिरकार सिर हिलाया। अभी नहीं, मुझे लगता है कि हमें इस प्रशंसा सम्मेलन को भूल जाना चाहिए। क्यों? जियांग जी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। हालांकि यह प्रशंसा सम्मेलन वाकई एक बहुत अच्छा मौका था, वांग युदाओ के लिए अभी जनता के सामने आने के लिए उपयुक्त नहीं था। नहीं, वे प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। अभी नहीं, और भविष्य में तो बिल्कुल नहीं। ये देखकर कि वांग युदाओ ने अपना मन बना लिया है, जियांग जी ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार असहाय होकर सिर्फ सिर हिलाया। आखिरकार ये वांग युदाओ का अपना मामला था। शुक्र है कि प्रशंसा सम्मेलन अभी सिर्फ मंजूरी मिली थी और शुरू नहीं हुआ था। हालांकि अचानक ये कहना कि इसे रद्द कर दिया गया है थोड़ा असभ्य होगा, क्योंकि यह वांग युदाओ का अपना अनुरोध था, इसलिए वांग युदाओ के न आने पर वे प्रशंसा सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी, जियांग जी ने कहा। अरे वैसे अगर प्रशंसा सम्मेलन नहीं हुआ तो तुम वह बोनस मेरे लिए बचा कर रखना। अचानक ये याद आते ही वांग युदाओ ने जियांग जी को जल्दी से याद दिलाया। जियांग जी ने असहाय भाव से वांग युदाओ को देखा और सोचा, आखिरकार मैंने तुम्हारे बारे में सही अनुमान लगाया था। लेकिन वांग युदाओ भी इसी के हकदार थे। दफ्तर से बाहर आते हुए वांग युदाओ थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। अपने बगल में बैठे वांग चेंगकाई को देखते हुए उसने कुछ दुख के साथ कहा, धिक्कार है, मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अमीर आदमी बनने का मौका गंवा दिया, अफसोस। मेरे दिल, मेरे जिगर और मेरे गुर्दे पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वांग चेंगकाई ने वांग युदाओ को ऊपर से नीचे तक देखा। सच कहूं तो वांग युदाओ ने जो कहा वह गलत नहीं था। हालांकि उसे लगता था कि वांग युदाओ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अमीर आदमी बनना नामुमकिन है, लेकिन इस रफ्तार से वह सचमुच देश का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। तुम्हें पता है, इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं। हर कोई जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अनुभव करता है। हर कोई बीमारी और दर्द से जूझता है। कहते हैं पैसा समय नहीं खरीद सकता, और यह सच है, लेकिन वांग युदाओ के लिए पैसा जिंदगी खरीद सकता है। कम से कम उसके दादा के लिए तो यही था। उसके दादा के अनुसार अगर वांग युदाओ करोड़ों भी मांगे तो वह जरूर दे देगा। क्या तुम अब भी मेरी बात समझ रहे हो? अपनी उदासी के बाद वांग युदाओ ने भी उसे किनारे कर दिया। मौजूदा हालात को देखते हुए वह यही रास्ता चुन सकता था। हालांकि पैसों की बात करें तो वह अंततः उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां उसके पास खर्च करने लायक से ज्यादा पैसा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर बनने के लिए कह रहे हो? वांग चेंगकाई ने अवाक होकर वांग युदाओ को देखा। उसने पहले खाना खाया था और फिर वांग युदाओ को यहाँ लाया था, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास करने को कुछ न हो। फिर उसने कहा, अरे वैसे मेरे दादाजी ने कहा था कि जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम हमसे मिलने आया करो। बहुत समय हो गया जब से हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। वह पहले ही 3-4 बार ओल्ड मास्टर वांग पर शुद्धिकरण कला का प्रयोग कर चुका था और उसके परिणाम काफी अच्छे थे। आराम और दवा के साथ अगर कोई खरोंच या धक्के न लगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि उसके लिए खुद से चलना अभी शायद नामुमकिन था। आखिरकार ये सिर्फ शुद्धिकरण कला थी, न कि वसंत ऋतु की वापसी तकनीक। बेशक अगर उसके पास वसंत ऋतु की वापसी तकनीक होती भी तो शायद वह इसे यूं ही इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। वांग चेंगकाई से छुटकारा पाने के बाद वांग युदाओ ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह वो गांव गया था और किसी तरह वापस आना उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने एक रास्ता चुना और शेन यूए के कार्यालय की ओर चल पड़ा। शेन यूए का दिल पिछले 2 दिनों से उथल पुथल में था। लिंक काउंटी से लौटने के बाद से वह ठीक से सो नहीं पाई थी। लिंक काउंटी में उसने वांग युदाओ पर चिल्लाया था, उसे स्वार्थी कहा था, लेकिन आखिरकार वांग युदाओ चुपचाप अकेले पहाड़ों में चला गया और वहां से उसे वो गांव के ग्रामीणों के इलाज के लिए औषधीय जड़ी बूटियां मिलीं। लौटने के बाद जब भी वह पिछली घटना के बारे में सोचती तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती।
हालांकि उसने वांग युदाओ से बात की थी और माफ़ी भी मांगी थी, फिर भी वह थोड़ी बेचैनी महसूस कर रही थी। लौटने के बाद वांग युदाओ सीधे घर चला गया। 2 दिन हो गए थे और उसने उससे संपर्क नहीं किया था। एक पल के लिए वह फिर से चिंतित हो गई। क्या वांग युदाओ सचमुच गुस्से में था? वरना वह 2 दिनों तक उससे संपर्क क्यों नहीं करता? यह आदमी, अगर इसने मुझसे जल्द ही संपर्क नहीं किया तो मैं सचमुच इसे नज़रअंदाज कर दूंगी। शेन यू ने गुस्से से अपने पास रखे फ़ोन की ओर देखते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उसने बात खत्म की उसका फ़ोन अचानक बज उठा। शेन यू ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो देखा कि वह उसके घर का नंबर था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, लेकिन सिर्फ हेलो कहने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। 1 मिनट बाद फ़ोन खत्म हो गया और शेन यू ने आंखें सिकोड़ लीं, उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। तभी ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से धक्का देकर खोला गया। हालांकि जब शेन यू ने अंदर आए व्यक्ति को देखा तो उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव ज़्यादा नहीं बदले। छोटी युयुए, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत याद आई। वांग युदाओ ने अपना सिर अंदर डाला, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। पिछले 2 दिनों से उसे शेन यू की बहुत याद आ रही थी। बस वह अभी अभी क्यों गांव से लौटा था और शेन यू को पहले वहां भेजा गया था, इसलिए लौटने के बाद वह ज़रूर कुछ देर व्यस्त रहेगी। इसके अलावा उसके अपने भी कुछ काम थे, इसलिए उसने पिछले 2 दिनों से शेन यू से बात नहीं की थी। वांग युदाओ, जो उस जगह से वाकिफ था, शेन यू के सामने बैठ गया और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। शेन यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसा कि वह हमेशा होता था जब वह उसे देखता था। वांग युदाओ को थोड़ा अजीब लगा। खैर, को गांव के बाद हालात ऐसे नहीं होने चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि शेन यू क्यों गांव में थोड़ी अकेली हो गई हो, इसलिए वह उसके साथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हो? ये तो परेशानी की बात होगी। क्या तुम्हारे पास समय है? काम के बाद मेरे घर आना। शेन यू ने अपना सामान ठीक किया, वांग युदाओ की तरफ देखे बिना। उसकी आवाज़ धीमी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वांग युदाओ द्वारा सुने गए ये शब्द उसे कुछ खुशी दे गए। शेन यू उसे अपने घर बुला रही थी और उसने शेन हे से मिलने या ऐसी किसी बात का जिक्र तक नहीं किया। वांग युदाओ ने सहज ही प्रसन्न मन से सहमति दे दी। झिझकने का कोई समय नहीं था। जैसे ही कार आवासीय परिसर में पहुंची, शेन यू ने अचानक वांग युदाओ से पूछा, तुम यहाँ किसके साथ रहते हो? यहाँ के सभी परिसर उच्च स्तरीय थे, लेकिन सच कहूं तो शेन यू वांग युदाओ को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। उसने उसकी जांच पड़ताल नहीं की थी और अब भी उसे नहीं पता था कि वांग युदाओ असल में क्या करता था। हालांकि जियांग जी ने पहले कहा था कि वांग युदाओ एक फार्मेसी में काम करता है, लेकिन अब उसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और उसने पिछली बार वांग युदाओ को यहाँ रहते हुए साफ देखा था, जिससे उसे यह मानने की और भी वजह मिल गई कि वांग युदाओ सिर्फ एक तथाकथित फार्मेसी सहायक नहीं था। वांग युदाओ का दिल अचानक धड़क उठा और फिर उसे ठंडा पसीना आ गया। अगर वह कहता कि वह इस समय 3 महिलाओं, 2 वयस्क और एक बच्ची के साथ रह रहा है, तो शेन यू ज़रूर गलत समझेगी। हालांकि शेन यू ऊपर से इतनी ठंडी लग रही थी, लेकिन कौन जानता था कि ऐसी औरत नाराज़ हो जाएगी। अगर वह सचमुच गुस्सा हो जाती तो शायद उसे खुश करना बहुत मुश्किल होता। अरे, असल में मैं यहाँ अपने बॉस के घर में रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ की सड़कों का विकास होने वाला है। अरे, वैसे डेवलपर तो वांग चेंगकाई का परिवार है, वांग युदाओ ने स्पष्टता से कहा। हालांकि शेन युए ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बस ओह कहा। वह वांग चेंगकाई से पहले भी मिल चुकी थी, क्योंकि ओल्ड मास्टर वांग हमेशा अस्पताल जाते थे। चूंकि वह पहले भी वहां एक बार आ चुका था, वांग युदाओ रास्ते से वाकिफ था और दरवाजे पर पहुंचा, फिर उसे खोला और सीधे अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने शेनहे को सोफे पर बैठे देखा, उनका टीवी चालू था। शेनहे ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और तुरंत प्रवेश द्वार की ओर देखा। वांग युदाओ को देखकर वह बहुत खुश हुआ और सोफे पर थपथपाकर वांग युदाओ को बैठने का इशारा किया। मैंने सुना है कि आपने को गांव में संक्रामक बीमारी पर काबू पा लिया है और वहां के सभी मरीजों को ठीक कर दिया है। क्या ये सच है? शेनहे भी बहुत उत्सुक था। जब जियांग जी ने उसे पहले वांग युदाओ से मिलवाया था तो उसने बस आओ कोशिश करते हैं वाले रवैये से ही बात की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ में वाकई ऐसी क्षमता होगी। सबसे ज़रूरी बात, उसे वांग युदाओ और शेन युए के बीच किसी तरह का रिश्ता नजर आ रहा था। वह यही देखना चाहता था। शेन युए कुछ ही देर बाद अंदर आया, शेनहे का अभिवादन किया और सीधे ऊपर चला गया। शेनहे ने शेन युए को ऊपर जाते देखा, उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान थी। ये तो बस किस्मत थी। वांग युदाओ हंसा। अरे नौजवान, इतनी विनम्रता क्यों? एक गांव में सैकड़ों लोगों की जान बचाना तुम्हें हीरो कहना भी मुझे ज़्यादा नहीं लगेगा। शेनहे जितना ज़्यादा वांग युदाओ को देखता, उतना ही ज़्यादा उसके मन में उसके लिए विचार आते।
इस जमाने में सेना में अधिकारियों के लिए पदोन्नति पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन युद्ध के समय में पुण्य कर्म करने के ज़्यादा मौके होते थे, इसलिए पदोन्नति के ज़्यादा मौके होते थे। और वांग युदाओ जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अकेले ही सैकड़ों लोगों की जान बचाई, ये निश्चित रूप से कुछ राष्ट्रीय नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात और प्रशंसा का हकदार हो सकता था। बेशक शेन हे ने ये बातें नहीं कहीं, वैसे भी अभी बहुत जल्दी थी। हाँ, मैं इतना अद्भुत नहीं हूँ। वांग युदाओ ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। वह इतने लंबे समय से जीवित था और यह पहली बार था जब उसकी इस तरह प्रशंसा की गई थी। वैसे वे तुम्हारे लिए एक प्रशंसा समारोह आयोजित करने वाले हैं। तुम्हें इसके लिए तैयारी करनी होगी, और कौन जाने कोई खास व्यक्ति भी हो जो तुमसे मिलना चाहता हो, शेन हे ने रहस्यमय ढंग से कहा। हालांकि वांग युदाओ शेन हे की बातों में उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में इशारा नहीं समझ पाया। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। शायद मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैंने डायरेक्टर जियांग को पहले ही बता दिया है कि यह तथाकथित प्रशंसा समारोह, चलो इसे छोड़ देते हैं। क्यों? जियांग जी की तरह शेन हे ने भी वांग युदाओ की बातें सुनकर हैरानी से वांग युदाओ को देखा। वांग युदाओ ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होकर कहा, दरअसल मैं नहीं चाहता कि इतने सारे लोग मुझे जानें। मुझे लगता है कि मैं बस अपना काम कर रहा हूं और इतना बड़ा बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई प्रशंसा समारोह होगा तो क्या लोग मुझे बाद में पहचान नहीं पाएंगे? अगर मुझे सड़क पर पहचान लिया गया तो आप ही बताएं, अगर मैं बाद में शेन यू के साथ डेट पर जाऊं तो क्या हमें कोई परेशानी नहीं होगी? बूढ़े मास्टर शेन, जिनके चेहरे पर शुरू में थोड़ी सी असमंजसता थी, ने बाद वाली बात सुनकर तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, तुम्हारे लड़के का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अगर तुम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती तो मत लो। आखिरकार ये सिर्फ एक झूठा नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम अपने कंधों पर बहुत सारी उपाधियां ढोओगी तो बाद में बहुत थक जाओगी। वांग युदाओ ने जल्दी से सिर हिलाया। ओल्ड मास्टर शेन सचमुच उसके मन की बात समझ गए। तुम किस बारे में बात कर रही हो? सीढ़ियों पर शेन युए, जो पहले ही अपने कपड़े बदल चुकी थी, नीचे उतर रही थी और कुशलता से अपने बालों को हेयर टाई से बांध रही थी। वांग युदाओ ने शेन हे की तरफ देखा और फिर दोनों एक साथ हंस पड़े। कुछ नहीं। ओह ठीक है, ओल्ड मास्टर शेन, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा फिर से इलाज करूं? वांग युदाओ ने बोलते हुए दिव्य दृष्टि को भी सक्रिय किया और शेन हे के शरीर का निरीक्षण किया। हालांकि अभी भी बीमारी के कुछ मामूली निशान थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से गंभीर नहीं था। ये स्थिति केवल कुछ मामूली शारीरिक बीमारियों का संकेत दे रही थी। कुछ नहीं, मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। शेन हे मुस्कुराए और हाथ हिलाया, फिर शेन यू को इशारा किया, कैसा है? अब जा रहे हो? वांग युदाओ ने शेन हे को अजीब तरह से देखा। उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाईं, लेकिन शेन यू अधीर लग रही थी। एक पल झिझकने के बाद उसने सिर हिलाया, चलो अब चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो और जाओ, समय लगभग पूरा हो गया है। आखिरकार तुमसे आखिरी बार मिले हुए इतने साल हो गए हैं। जब मिलो तो बहस मत करना, पता है वो तुम्हारी माँ है आखिर, शेन हे ने गंभीरता से कहा। वांग युदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने शेन हे और शेन युए को आश्चर्य से देखा। शेन युए की माँ? ठीक है, शेन हे ने पहले कहा था कि शेन युए एकल अभिभावक परिवार से थी, यानी उसकी माँ तो थी लेकिन पिता नहीं। लेकिन शेन हे की बातों से ऐसा लग रहा था कि शेन युए और उसकी माँ के बीच बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। और वो अपनी माँ से मिलने जा रही है, मेरा इससे क्या लेना देना? सास से मिलना, क्या ये थोड़ी जल्दी नहीं है? चलो चलें। शेन युए ने वांग युदाओ की तरफ देखा, फिर पहले दरवाजे से बाहर निकल गई। वांग युदाओ ने जीभ चटकाए उसे पीछे हटते हुए देखा, फिर शेन हे की तरफ। माहौल थोड़ा अजीब क्यों लग रहा था? जाओ जाओ, बाकी बातें वापस आने पर करेंगे। शेन हे ने वांग युदाओ की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर जल्दी से वांग युदाओ को अपने साथ चलने के लिए कहा। कार के अंदर वांग युदाओ ने शेन युए को अजीब से भाव से देखा। शेन युए के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे। शेन हे ने कहा था कि उन्होंने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, और शेन युए ने पहले कभी अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। वांग युदाओ सचमुच उत्सुक थी। शेन यू पूरे रास्ते मुश्किल से ही बोल पाए, और उसके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि जैसे जैसे वे हवाई अड्डे के करीब पहुंच रहे थे, उसका चेहरा उतना ही बेचैन होता जा रहा था। लेकिन ये बेचैनी उस तरह की नहीं थी जैसी किसी अपने से मिलने के समय होती है। शांगनान शहर का हवाई अड्डा अपेक्षाकृत बड़ा माना जाता था। वांग युदाओ पहले कभी यहाँ नहीं आए थे। शेन यू के पीछे पीछे हवाई अड्डे के आगमन क्षेत्र तक पहुंचते हुए आखिरकार उन्होंने अपनी बात रखी। यह मेरी माँ है, वह विदेश से लौट रही हैं और कुछ समय के लिए यहाँ रुकना चाहती हैं, शेन यू ने उदासीनता से कहा। वांग युदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें।
स्वाभाविक रूप से एक बेटी को अपनी मां के आने पर बहुत खुश होना चाहिए, खासकर जब शेन यू एकल अभिभावक परिवार से थी। लेकिन मौजूदा स्थिति से ये स्पष्ट था कि शेन यू अपनी मां से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती थी और यहाँ तक कि नापसंदगी के संकेत भी दिखा रही थी। जब मैं विदेश में पढ़ रही थी, मेरी माँ और मैं एक ही शहर में थे, लेकिन हम साल में 1-2 बार ही मिलते थे। शेन यूए ने अपना ड्रिंक पी लिया। उसकी नज़र वांग युदाओ पर नहीं थी, बल्कि कुछ धुंधली थी और थोड़ी नाराज भी लग रही थी। वांग युदाओ आखिरकार समझ गया। शेन यूए की स्थिति में यह स्पष्ट था कि उसका रिश्ता सिर्फ शेन हे के साथ ही अच्छा था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता बहुत ही अजीब था। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन यूए समलैंगिक बन गई। शायद इसका उसकी माँ से कुछ लेना देना था। छोड़ो, मैं अब इस बारे में बात नहीं करूंगी, मैं शौचालय जा रही हूं। शेन यूए ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है कि वह इन बातों पर आगे बात नहीं करना चाहती थी। उसने लापरवाही से अपना सोडा का कप फेंक दिया और फिर धीरे से चली गई। आगमन क्षेत्र में काफी लोग थे। वांग युदाओ बेमतलब भीड़ को बाहर निकलते हुए देख रही थी और हॉल में एक के बाद एक घोषणाएं हो रही थीं। वांग युदाओ की सांस रुक गई। वह शेन यू से पूछना भूल गया था कि उसकी माँ किस फ्लाइट में है। लेकिन तभी हॉल में अचानक एक शोर शराबा हुआ। वांग युदाओ थोड़ा चौंका, फिर जल्दी से बगल की ओर देखा। उस समय वहां पहले से ही बहुत से लोग जमा हो चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो। और इसके साथ ही चीख पुकार और गालियां भी सुनाई दे रही थीं। वांग युदाओ भीड़ में घुस गया और उसने भीड़ के बीच एक बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने महिला को देखा, जो एक कर्मचारी की ओर इशारा करके चिल्ला रही थी। उसके बगल में एक लंबा चौड़ा युवक खड़ा था। देखो, तुमने मेरे प्यारे बच्चे के साथ क्या किया है। यह मेरा सबसे प्यारा सा बच्चा है। महिला एक कुत्ते को पकड़े हुए थी, जिसे साफ तौर पर किसी ने ले जाया था, लेकिन उस समय कुत्ते का मनोबल थोड़ा कम लग रहा था। कर्मचारी ने बहुत ही विनम्र मुद्रा में बार बार माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। माफ करना, माफी काम की है। देखो मेरे प्यारे, जरूर किसी और कुत्ते ने हमारे प्यारे को तंग किया होगा। और उस पिंजरे में क्या खराबी है, वो अपने आप कैसे खुल गया। अगर आज तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उस औरत की जबान बहुत तीखी थी। उसकी नज़रें सामने बैठे कर्मचारी पर टिकी थीं, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। और उसके साथ आया आदमी भी इसी वक्त बोलने लगा। हालांकि उसने अपना मुंह अंग्रेजी में खोला और वांग युदाओ की भौहें और भी गहरी हो गईं। धिक्कार है, एक बिल्कुल अच्छा एशियाई इंसान अंग्रेजी में मुंह खोल रहा है। ये चीन है, ठीक है। हालांकि स्कूल में वांग युदाओ की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो 70 से 80% समझ लेता था। और उस आदमी की बात सुनने के बाद उसका चेहरा और भी खराब हो गया। आसपास जमा लोग भी उन दोनों को तिरस्कार से देखने लगे। पता चला कि कुत्ते का पिंजरा खुल गया था और हो सकता है कि उस महिला के कुत्ते को दूसरे कुत्तों ने परेशान किया हो। एयरलाइन स्टाफ ने पहले ही माफ़ी मांग ली थी और मुआवजा भी देने की पेशकश की थी, लेकिन बदकिस्मती से महिला ने इसे बिल्कुल नहीं माना और स्पष्टीकरण पर जोर देती रही। यह ऐसा था जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछें कि खाने के लिए कहाँ खाना है और गर्लफ्रेंड कहे तुम तय करो, और फिर आप हॉटपॉट का सुझाव दें, लेकिन गर्लफ्रेंड कहे नहीं, इससे मुहासे हो जाएंगे। यह उतना ही परेशान करने वाला है। लड़की लगभग रोने ही वाली थी और आसपास के कुछ लोग भी बीच में बोलने लगे, उम्मीद करते हुए कि ये दोनों इसे यूं ही छोड़ देंगे। आखिरकार बात तो छोटी सी थी, फिर भी वे इसे इतना बड़ा बना रहे थे। ऐसा तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे ऐसे ही जाने देते। सबको लड़की की तरफ मध्यस्थता करते देख उस महिला ने तुरंत अपना निशाना दूसरों पर साध लिया। हालांकि उसकी बातों से वहां मौजूद लोग नाराज हो गए। वे तो बस सलाह दे रहे थे और अब वह उनसे भिड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अच्छे कामों की कद्र नहीं की जा रही। कई लोग नाराज होकर वहां से चले गए। हालांकि मौखिक रूप से निंदा की गई, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया और हवाई अड्डे से कोई भी बाहर नहीं आया। जाहिर है, हवाई अड्डे के पास ऐसे बेतुके ग्राहकों के लिए कोई उपाय नहीं था। पहले उन्हें अपनी भड़ास निकालने दी जाती थी और फिर उन्हें खुद जाने दिया जाता था। वांग युदाओ की भौहें तन गई थीं, लेकिन जब उसने उस महिला को लड़की के सिर पर उंगली उठाते देखा तो वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। बेशक ये पहली बार नहीं था कि निचले स्तर के सेवा उद्योग के कर्मचारियों को शिकायतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सबकी गरिमा होती है। उस महिला की लगातार डांट और उसके तिरस्कारपूर्ण रवैये ने वांग युदाओ को बहुत असहज कर दिया। अरे अरे, बस हो गया। हालांकि आसपास के लोग उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन महिला ने बोलना बंद नहीं किया। हालांकि वांग युदाओ के बोलने के बाद महिला ने उसे घूर कर देखा, मानो किसी ने उसकी पुश्तैनी काब्र में खलल डाल दिया हो। वह सचमुच बोल पड़ना चाहता था, अगर तुम्हारे पिता घायल भी होते तो भी तुम इतने तुच्छ नहीं होते। क्या देख रहे हो, ये तो बस एक कुत्ता है, क्या यह इतनी बड़ी बात है।
अपनी तरफ देखो, तुमने किसी और की बेटी को रुला दिया। वांग युदाओ ने लाल आंखों से लड़की की ओर इशारा किया, उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। हालांकि उसके शब्दों ने सचमुच उसे झकझोर दिया। महिला तुरंत उछल पड़ी, मानो वह वांग युदाओ को जिंदा ही खा जाना चाहती हो। सिर्फ एक कुत्ता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? क्या ये कुत्ता है? यह मेरा बेटा है, समझ रही हो? वांग युदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने उसकी गोद में पिल्ले को देखा, फिर उस औरत को, एक पल के लिए रुका और आखिरकार सिर हिलाया। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता है। तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनते ही औरत का चेहरा अचानक काला पड़ गया। कुछ नहीं। वांग युदाओ ने उस औरत की तरफ देखा। सच में ऐसे लोग होते हैं जो पिल्ले को बेटे जैसा मानते हैं। वैसे उसके बगल वाला आदमी कौन है? क्या वह उस औरत का बेटा है? हे भगवान, तुम्हारी माँ पिल्ले को अपने बेटे जैसा मानती है। क्या एक बेटे के तौर पर इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होती? मेरी चाची से माफ़ी मांगो। औरत के पीछे खड़ा आदमी अचानक आगे बढ़ा और सीधे वांग युदाओ के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। यह आदमी काफ़ी हट्टा कट्टा था, वांग युदाओ से आधे सिर से ज़्यादा लंबा। उसकी तुलना में वांग युदाओ सचमुच एक बच्चे जैसा लग रहा था। अगर झगड़ा हो जाए तो शायद बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस समय आसपास के सुरक्षा गार्डों ने भी देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और वे तुरंत वहां पहुंच गए। वांग युदाओ ने उस आदमी की तरफ देखा, फिर थोड़ा सा मुंह बनाया। तो वे माँ बेटी नहीं थीं, लेकिन दोनों ही समान रूप से नफरत से भरी थीं। दूसरों के समझाने बुझाने से समझाने वाले को ही परेशानी हुई। वे ज़रूर विदेश से लौटी होंगी। क्या वे बिगड़ी हुई थीं, या उन्होंने विदेश में बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया था? उनका दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा था? और क्या वे इंसानी भाषा भी नहीं बोल पा रही थीं? वांग युदाओ ने लड़की की तरफ इशारा किया, फिर शांति से कहा, अगर माफ़ी मांगने से कोई फ़ायदा होता तो तुम्हारी तथाकथित चाची इतनी आक्रामक नहीं होती। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा। उस आदमी ने वांग युदाओ की तरफ आंखें सिकुड़ीं, फिर एक पल के लिए अपने पीछे खड़ी महिला की तरफ देखा और फिर मुड़कर वांग युदाओ के चेहरे पर एक मुक्का मारा। इस समय आसपास पहले से जमा लोग चीख पड़े। डरपोक लड़कियां आगे का दृश्य देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। ये तो पता ही था कि दोनों की कद काठी में बहुत अंतर था। ऐसा मुक्का तो खून ही खोल देगा। वांग युदाओ ने शुरू में उन्हें बातों से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे आखिरकार समझ आ गया। ये दोनों ऐसे लोग नहीं थे जिनसे सिर्फ बातों से बात की जा सके। ऐसे लोग या तो बहुत ऊब चुके होते थे या स्वभाव से ही मतलबी। उनसे बात नहीं की जा सकती थी, उन्हें डांटा नहीं जा सकता था, और अगर कोई बात उन्हें नापसंद होती तो वे तुरंत हंगामा खड़ा कर देते, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से भी नहीं डरते। अपनी आंखों में मुट्ठी बड़ी होते देख वांग युदाओ ने व्यंग्य किया, फिर धीरे से अपना हाथ उठाया और दूसरे पक्ष की मुट्ठी पकड़ ली। तुम में तो काफ़ी ताकत है। मुक्का उसकी हथेली पर लगा और वांग युदाओ का शरीर लड़खड़ा गया। वाकई इस व्यक्ति का शरीर कोई मजाक नहीं था। अगर यह मुक्का किसी आम इंसान पर पड़ता तो शायद उसे सीधे ही बेहोश कर देता। लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि इस आदमी की ताकत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह उससे कहीं कमजोर थी। उसने शुरू किया। वांग युदाओ ने पीछे मुड़कर सुरक्षा गार्डों की तरफ देखा जो पहले ही दौड़कर आ चुके थे, फिर सीधे अपने दूसरे हाथ से उस आदमी की कमर पकड़ ली और सबको हैरानी में डालते हुए उसे पीछे की ओर फेंक दिया। ये सब कुछ एक पल में, बिना किसी खास रुकावट के, हो गया। सुरक्षा गार्ड जो पहले मदद के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वहीं जम गए। सिर्फ सुरक्षा गार्ड ही नहीं, बल्कि वह महिला कर्मचारी जो पहले उन्हें आवाज़ देकर चेतावनी देना चाहती थी, उसका मुंह भी खुला हुआ था, उसका छोटा सा हाथ उसके मुंह पर था, उसकी लाल आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। इतने दुबले पतले शरीर में इतनी ज़बरदस्त विस्फोटक शक्ति थी, ये वाकई हैरान करने वाला था। वह आदमी चौंककर और गुस्से में ज़मीन पर गिर पड़ा। वह जल्दी से उठा, फिर गुस्से से वांग युदाओ की तरफ देखा। तभी महिला भी अपनी हैरानी से उभरी और चीख पड़ी, वह लोगों को मार रहा है। कोई यहाँ लोगों को मार रहा है। इस जगह में क्या गड़बड़ है? मुझे पता था कि मुझे अमेरिका में ही रहना चाहिए था और वापस नहीं आना चाहिए था। यहाँ के लोग वाकई बहुत घटिया हैं। महिला की आवाज़ बहुत तेज थी, लेकिन उसके शब्दों ने सीधे जनता का गुस्सा भड़का दिया। हालांकि चीनी लोग तमाशा देखने का आनंद लेते हैं और आंतरिक कलह के लिए प्रवृत्त होते हैं, फिर भी कुछ मुद्दों पर वे बहुत एकजुट हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही उस महिला की बात सामने आई, लोगों ने तुरंत उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। तो वह एक अमेरिकी समर्थक है। उसे लगता है कि विदेश में चांद ज़्यादा गोल है। उसे भविष्य में वापस नहीं आना चाहिए ताकि वह हमारे संसाधनों का दुरुपयोग न करे। हाँ हाँ, वापस मत आना। ये हमारे लिए बस एक शर्मिंदगी की बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास ग्रीन कार्ड है। उसके जैसे लोगों को विदेशियों को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेश भेज दिया जाना चाहिए। विदेशियों को नुकसान पहुंचाना? तुम सचमुच बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसे लोगों के नुकीले दांत सिर्फ घरेलू लोगों पर ही होते हैं।
जब वे विदेशियों को देखते हैं तो उनकी पूंछ शायद आसमान की ओर उठ जाती है। वे विदेशियों पर अपना आपा कैसे खो सकते हैं? वे यहाँ सिर्फ ईमानदार लोगों को ही धमकाते हैं। हाँ, ये सही है। हॉल से रुक रुक कर कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे, लेकिन उस महिला को जरा भी परवाह नहीं थी। वह सबको इशारा करके गालियां दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जबान से ही वीरों के समूह से जूझ रही हो, लेकिन बदकिस्मती से उसने जो कहा वह सब बेमतलब था। वांग युदाओ ने सिर हिलाया। ऐसे लोगों को वाकई बचाना नामुमकिन था। स्टाफ सदस्य को चुपचाप हत्ते देख वांग युदाओ ने भी इसमें शामिल न होने का फैसला किया। ऐसे लोगों पर जितना ध्यान दोगे वे उतने ही जोश से उछल पड़ेंगे। इसलिए वह अब उससे और परेशान नहीं होने वाला था और जाने की तैयारी कर रहा था। हालांकि वह महिला वांग युदाओ को इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। जाने की हिम्मत मत करना। तुमने किसी को मारा और तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चले जाओगे। मैं पुलिस को बुला रही हूं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुला रही हूं। तो उन्हें फ़ोन करो। मुझे आश्चर्य है कि विदेश में रहने के बाद तुम्हें हमारे देश का आपातकालीन नंबर याद है या नहीं। अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, वह 110 है। जाओ और फ़ोन करो। वांग युदाओ हाथ जोड़े खड़ा था और उसे उपहास भरे भाव से देख रहा था। अगर उसे किसी को उठाने की ज़रूरत न होती तो अब तक मुड़कर चला गया होता। औरत ने दांत पीसते हुए वांग युदाओ को घूरा। उसने अपना फ़ोन तो निकाल लिया था, लेकिन डायल करने के लिए जोर नहीं दिया। जाहिर है अपने बेतुके व्यवहार के बावजूद उसमें अभी भी थोड़ी समझ थी। वह जानती थी कि वांग युदाओ ने अभी कोई पहल नहीं की है, इसलिए अगर पुलिस आती भी तो इसे आत्मरक्षा माना जा सकता था। इसके अलावा उन्होंने असल में कोई लड़ाई नहीं की थी, ये तो बस एक ही चाल थी। तभी औरत ने अचानक वांग युदाओ के पीछे देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत कहा, जियाओ यू, जल्दी आओ। माँ तुम्हें बहुत याद करती थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें माँ को इस इंसान को याद दिलाने में मदद करनी होगी। ये कहकर उसने वांग युदाओ की ओर इशारा किया। हालांकि इस पल वांग युदाओ का दिमाग सचमुच खाली था। उसके दिल की गहराइयों से एक बेतुकी सी भावना उमड़ पड़ी और वह सचमुच गालियां बकना चाहता था। शेन यू ने अपनी ओर आ रहे उस जाने पहचाने अजनबी को देखा और भावशून्य भाव से सिर हिलाया। लेकिन उसने वांग युदाओ को गौर से देखा और वांग युदाओ के हाव भाव देखकर मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो, उसकी आंखों में एक गुप्त प्रसन्नता की झलक भी दिखाई दी। वांग युदाओ थोड़ा चौंका, फिर तुरंत समझ गया। ऐसा लग रहा था कि शेन यू पहले ही लौट आया था और शायद उसने बाद में जो कुछ हुआ उसकी भी गवाही दी थी। हालांकि ये शेन यू थोड़ी चालाक थी, एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ वह, इसलिए उसने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। वांग युदाओ ने उस महिला को शेन यू का अभिवादन करते देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि यह बेहुदा महिला शेन यू की माँ होगी। ये वाकई अविश्वसनीय था। शेन यू की माँ वास्तव में इतनी असाधारण थी, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा विकृत था। अगर वह होता तो शायद वह आत्महत्या करने के लिए किसी इमारत से कूद जाता। शेन यू की माँ को पता ही नहीं था कि वांग युदाओ और शेन यू एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक बात नहीं की थी। शेन यू भावशून्य थी, लेकिन आसपास के लोगों के इशारे और फुसफुसाहट की वजह से वह जल्दी से मुड़ी और हॉल से बाहर की ओर चल पड़ी। अपने कुत्ते को पकड़े हुए वह महिला भी तेजी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सामान खींच रहे उस आदमी ने वांग युदाओ के पास से गुजरते हुए उस पर मुक्का भी मारा। वांग युदाओ को यह मज़ेदार भी लगा और चिड़चिड़ा भी। उस पर मुक्का मारना, ऐसा नहीं था कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि उन्हें साथ साथ सफ़र करना था। अब उसे सचमुच समझ आ गया था कि शेन यूए ने उसे क्यों बुलाया था। तुम किस लिए पीछा कर रहे हो? क्या तुम पिटाई चाहते हो? ये देखकर कि वांग युदाओ अभी भी पीछा कर रहा है, शेन यूए की माँ तुरंत पीछे मुड़ी और कठोर शब्दों में फटकार लगाए। हालांकि वांग युदाओ के चेहरे पर सचमुच एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। फिर उसने शेन यूए को असहाय होकर देखा। शेन यूए भावशून्य थी। उसने पहले जो कुछ हुआ था उसका थोड़ा बहुत हिस्सा देखा था, लेकिन सब कुछ नहीं। हालांकि वह अपनी माँ के बारे में बहुत स्पष्ट थी। जहां तक उस आदमी की बात है जो उसके पीछे आया था, वह उसे नहीं जानती थी और न ही यह जानती थी कि वह कहाँ से आया है। यह मेरा दोस्त है। शेन यूए रुकी, फिर वांग युदाओ को खींचकर उससे बोली। बाई जी को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी जो उसे बेहद परेशान करता था उसकी बेटी का दोस्त होगा। हालांकि यह अचानक सुनकर वह भड़क उठी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पिल्ला सीधे अपने बगल वाले आदमी की ओर फेंक दिया, फिर शेन यूए की ओर इशारा करते हुए गाली दी, जियाओ यूए, ये तुम्हारी दोस्त है। तुम सच में ऐसे आदमी से दोस्ती करती हो? जियाओ यूए, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम तो इस तरह के आदमी पर कभी ध्यान ही नहीं देती। वांग युदाओ ने उसकी तरफ देखते हुए पलकें झपकाईं और मन ही मन सोचा कि आखिरकार उसे शेन यूए के समलैंगिक बनने का कारण पता चल ही गया। इतनी सनकी माँ के साथ अगर बेटी सामान्य होती तो अजीब होता।
शेन युए बाईजी के व्यवहार से परिचित लग रही थी और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, बल्कि वांग युदाओ को सीधे पार्किंग की ओर खींच लिया। बाईजी उनके पीछे वांग युदाओ की पीठ पर गालियां बकती रहीं। वांग युदाओ बेहद शर्मिंदा था। इस स्थिति में वह कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अगर वह कुछ नहीं कहता तो क्या वह अपनी मां को यूं ही गालियां बकने देता? वांग युदाओ कोई आत्मपीड़ावादी नहीं था, उसमें आत्मपीड़ावादी प्रवृत्ति नहीं थी। शेन युए ने कार का दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर बैठ गई। बाईजी ने भी तुरंत अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन शेन युए ने उसे रोक दिया। तुम पीछे बैठो। तुमने क्या कहा? शेन युए को देखते ही बाईजी की आंखें चौड़ी हो गईं, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। हालांकि शेन युए को बाईजी की बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने वांग युदाओ को आगे वाली सीट पर बैठा दिया। बाईजी पहले तो कुछ और कहना चाहती थीं, लेकिन वह दांत पीसकर कार में बैठ गईं। जाहिर है अब बाहर बहस करने का उनका कोई इरादा नहीं था। कार में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। वांग युदाओ आगे देख रहे थे, कभी कभी रियरव्यू मिरर में गुस्से में बाईजी को देखते हुए, और उन्हें लग रहा था कि जिंदगी उनके साथ मजाक कर रही है। अब वह कैसे मजे ले सकता था? अब वह शेन युए का पीछा कैसे कर सकता था? उसने उसकी मां को बहुत नाराज किया था, और ऐसी सास के साथ उसे भविष्य में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वांग युदाओ का मन बहुत उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि भविष्य में दूसरों के कामों में यूं ही दखल न देना ही बेहतर होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह इस मामले में न भी पड़े और बाईजी को कोई परेशानी न दे तो भी शायद वह उसे पसंद नहीं करती। उसने उस आदमी की तरफ देखा जो बाईजी का पीछा कर रहा था, फिर शेन युए की तरफ, और वांग युदाओ को कुछ बातें लगभग समझ आ गई थीं। ज़ियाओ यू, तुम इतने लंबे समय से वापस आ गई हो, क्या तुम्हें यहाँ रहने की आदत है? अगर नहीं तो इस बार मेरे साथ अमेरिका क्यों नहीं आती? काफ़ी देर बाद बाईजी आखिरकार बोलीं। आखिरकार वे माँ और बेटी थीं। हालांकि उनके बीच मनमुटाव था, फिर भी वे परिवार ही थीं। ज़रूरत नहीं, मुझे तो यहाँ इसकी आदत हो गई है। शेन युए के शब्द सरल थे, जिससे साफ जाहिर था कि वह बाईजी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। पूरे सफ़र में दोनों के बीच सवाल जवाब होते रहे, जिससे वांग युदाओ और सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया। दरवाजे पर बाईजी की भौहें सिकुड़ गईं जब वह उस जगह को देख रही थी। काफ़ी देर बाद उसने आह भरी। शेन युए ने बाईजी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधे दरवाज़ा खोल दिया। लिविंग रूम में शेन हे खाने की मेज़ पर बैठा था। चाची रसोई की ओर चली गईं। मेज़ पर कुछ बर्तन पहले से ही रखे हुए थे। हालांकि ज़्यादा नहीं, लेकिन शेन हे के खाने के अंदाज की तुलना में ये पहले से ही काफ़ी था। दादाजी, शेन युए ने शेन हे का अभिवादन किया, फिर सीधे सोफे पर बैठ गई और हिली नहीं। शेन युए के पिता का जल्दी निधन हो गया था। शुरुआत में उनमें से कोई भी शेन हे के साथ नहीं था। शेन युए के पिता के निधन के बाद बाईजी शायद ही कभी वापस आए। इतने साल बीत गए थे और अचानक फिर से मिलना वाकई एक अवर्णनीय एहसास था। शुरुआत में घमंडी बाईजी शेन हे को देखते ही तुरंत नर्म पड़ गईं। उन्होंने शेन हे का अभिवादन किया, फिर आज्ञाकारी ढंग से खाने की मेज के पास बैठ गईं। वांग युदाओ आश्चर्य से देख रहे थे। ये वाकई एक चीज़ पर दूसरी चीज़ की जीत का मामला था। हवाई अड्डे से घमंडी बाईजी अब कहाँ थीं? शेन हे ने हंसते हुए वांग युदाओ को अपने पास बुलाया। वांग युदाओ सिर्फ सिर हिला सके, लेकिन उन्हें हमेशा थोड़ा अजीब लगता था, खासकर जब शेन हे शेन युए को भी अपने पास बुलाते थे और वांग युदाओ और शेन युए उनके बाएं और दाएं बैठते थे। दूसरे आदमी की बात करें तो वह बाईजी के बगल में बैठ गया। पापा, इतने सालों में आपकी सेहत कैसी रही है? बाईजी ने शेन हे की तरफ देखा, एक पल के लिए झिझकी और सावधानी से पूछा। शेन हे मुस्कुराए और सिर हिलाया। सौभाग्य से इतने सालों में शियाओ यू के साथ मैं अकेला नहीं रहा। शेन हे की पत्नी का निधन जल्दी हो गया था और उनके बेटे का भी। ऐसे अकेले बूढ़े के लिए सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि कोई और साथी ढूंढ लिया जाए, और शेन हे की अच्छी आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी नए साथी को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि शेन हे ने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बजाय वह इतने सालों तक अकेले ही रहे। जैसे अचानक अपने बगल वाले व्यक्ति की याद आ गई हो, बाईजी ने झट से अपने बगल वाले आदमी को खींचा, जिसने फिर जल्दी से अभिवादन किया। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम सुशिन है। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं और मेरे पास लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए विदेश से कुछ चीज़ें ही ला सका। ये कहकर उसने अपने साथ लाई हुई चीज़ें निकालीं। वांग युदाओ ने गर्दन बढ़ाकर देखा, और सचमुच इस आदमी ने जो चीज़ें खरीदी थीं वे साफ तौर पर कीमती थीं। अगर ये चीज़ें वांग युदाओ को दे दी जाती तो शायद वह उन्हें स्वीकार कर लेता। हालांकि शेन हे ने उन्हें देखा, फिर सिर हिलाया। ये चीज़ें बहुत कीमती हैं और मैं तो बस एक बेकार बूढ़ा हूँ, मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बूढ़े गुरु शेन इतने लंबे समय तक जीवित रहे थे, उन्होंने क्या नहीं देखा था। जब सुशिन ने अपना परिचय दिया तो उन्हें पहले से ही कुछ समझ आ गया था। फिर उन्होंने बाईजी की ओर देखा। इस बार तुम वापस आ गई हो, थोड़ी देर और यहीं रुको।
शियाओ यू से और बातें करो। तुम दोनों के बीच ज्यादा झगड़ा मत होने दो। अगर कुछ है तो उसे बाहर निकालो और खुलकर बात करो, छिपाओ मत, समझी। वह शेन यू को अच्छी तरह समझते थे, बाई जी के साथ उनका हमेशा झगड़ा होता था। लेकिन इस मामले में औरतें अक्सर झगड़े उठने के बाद उन्हें अपने दिल में ही दबाए रखती थीं, कभी खुलकर नहीं कहती थीं। समय के साथ ये झगड़े और गहरे होते जाते थे। सच कहूं तो माँ और बेटी के बीच की नफरत को सबसे दुखद माना जाना चाहिए, लेकिन इसे सुलझाना भी मुश्किल था। शेन हे में अब मध्यस्थता करने की इच्छा नहीं थी। बाई जी ने सिर हिलाया और बगल में बैठी सुशिन को लगातार आंख मारती रही। वांग युदाओ को यह बात मजेदार लगी। ये तथाकथित सुशिन ही वह आदमी था जिसे बाई जी ने शेन यू के लिए ढूंढा था। हालांकि बाई जी सचमुच बहुत ज्यादा सोच रहे थे। शेन यू और बाई जी ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वे फोन पर संपर्क में रहे होंगे। वह बस सोच रहे थे कि क्या बाई जी को पता था कि शेन यू असल में समलैंगिक है। लेकिन चूंकि बाई जी शेन यू के लिए एक आदमी ढूंढ रही थी, इसलिए शायद उसे पता नहीं था। खाना बिल्कुल ठीक चल रहा था, बस बाई जी बीच बीच में वांग युदाओ की तरफ देख रही थी, जिससे वांग युदाओ को थोड़ा अजीब लग रहा था। बेशक बाई जी को भी साफ साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पहले शेन यूए ने वांग युदाओ को सिर्फ अपना दोस्त बताया था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ थी। ओल्ड मास्टर शेन वांग युदाओ को बहुत पसंद करते थे और शेन यूए को वांग शिन में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बाई जी ये नहीं देखना चाहती थीं। बाई जी यहाँ नहीं रुकी, बल्कि सीधे एक होटल में चली गईं, जो वांग युदाओ को थोड़ा अजीब लगा। हालांकि शेन यूए के चेहरे को देखकर उन्हें समझ आ गया, इन माँ बेटी के बीच सुलह होना इतना आसान नहीं होगा। जियाओ यूए, तुम्हें सुशिन कैसी लगी जिसे मैं लाया हूँ? तुम्हारी उम्र को देखते हुए अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। कैसा रहेगा? अगर तुम्हें वो पसंद है तो माँ को बता देना, माँ तुम्हारी शादी का इंतजाम कर देंगी। शेन ही के ऊपर सोने चले जाने पर बाई जी ने तुरंत शेन यू को खींच लिया और बातें करने लगीं। बगल में खड़ी सुशिन ने भी उन दोनों को देखा। शेन यू ने उदासीनता से सुशिन की ओर देखा, फिर बाई जी की ओर देखा। कृपया इस मामले में उलझे नहीं। मैं अपना काम जानती हूँ। मुझे किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये बच्ची, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? माँ, कोई और कैसे हो सकती है? बाई जी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन वे लाचार थीं। शेन यू से कुछ शब्द कहने के बाद शेन यू थोड़ी अधीर हो गईं। फिर वह सीधे उठीं और वांग युदाओ के सामने चली गईं, उनका अभिवादन किया और फिर बाहर चली गईं। वांग युदाओ ने अजीब तरह से बाई जी की ओर सिर हिलाया और जल्दी से उनके पीछे चली गईं। सोफे पर बैठी बाई जी उदास भाव से वांग युदाओ को देख रही थीं, साफ तौर पर बहुत गुस्से में। शेन यू आगे आगे चलती रहीं और वांग युदाओ चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये मेरी माँ हैं। जब मैं विदेश में थी तो हम एक बार कुछ समय के लिए साथ रहे, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी हमारी बनती नहीं रही। शेन यूए मंडप में चली गई और थकी हुई सी बैठ गई। उसने वांग युदाओ की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज़, हालांकि बहुत ही नीरस थी, बेबसी के भाव से भरी थी। वांग युदाओ शेन यूए के पास बैठ गया। उसे यकीन नहीं था कि बाई जी अब कैसी इंसान हैं, लेकिन आखिरकार वे माँ और बेटी थीं। वे हमेशा ऐसे नहीं रह सकती थीं। शेन हे भी शायद उन्हें लगातार झगड़ते नहीं देखना चाहते थे, और शेन हे की उम्र में शायद उन्हें अब भी उम्मीद थी कि दोनों के बीच अच्छी बनती रहेगी। किसी भी परिवार में कमोबेश कुछ झगड़े तो होते ही हैं। बेशक इन झगड़ों को सुलझाना नामुमकिन नहीं है। मैं अब भी उम्मीद करती हूँ कि एक परिवार स्थिर और शांतिपूर्ण रहे। उदाहरण के लिए मेरे परिवार को ही लीजिए, हालांकि हम गरीब हैं, कम से कम हमारे बीच कोई बड़ा झगड़ा तो नहीं होता। हालांकि मेरे माता पिता के बीच कभी कभार कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन जब वे सामने आती हैं तो वे मूल रूप से सुलझ जाती हैं। तो मुझे अब भी उम्मीद है कि तुम और तुम्हारी माँ अच्छी तरह बात कर पाओगे, शायद बात सुलझ जाए। वांग युदाओ ने शेन यूए की तरफ देखा। वह नहीं चाहता था कि शेन यूए भविष्य में अकेली रह जाए। हालांकि उसके साथ कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी माँ है तो उसे उससे अलग क्यों होना चाहिए? शेन यूए ने गहरी सांस ली, फिर वांग युदाओ की बातों का जवाब दिए बिना मुस्कुराए। उसने हंसते हुए कहा, चलो मेरे मामलों की बात नहीं करते, चलो तुम्हारे मामलों की बात करते हैं। मेरे मामलों की? वांग युदाओ थोड़ा चौंक गया। हाँ, तुम्हारे मामलों की। शेन यूए ने वांग युदाओ की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। वांग युदाओ ने एक गहरी सांस ली, एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। ये पहली बार माना जा सकता है जब वांग युदाओ और शेन यूए के बीच पूरी तरह से खुलकर बातचीत हुई। ये कहना कि वांग युदाओ अपने बदलावों को महसूस करने से उत्साहित नहीं थे, निश्चित रूप से झूठ होगा। क्या आपने कभी 20 साल से ज़्यादा समय तक साधारण रहने के बाद अचानक करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने का एहसास महसूस किया है? जब वांग युदाओ को सिस्टम मिला तो कम से कम उसे ऐसा ही महसूस हुआ, खासकर जब उसने खुद को धीरे धीरे मजबूत होते हुए महसूस किया। उसके दिल में जो एहसास था वह शब्दों से परे था।
जैसे जैसे वे बातें करते गए, समय तेजी से बीतता गया, लेकिन वांग युदाओ को भी आखिरकार समझ आ गया कि शेन युए क्या सोच रही थी। शेन परिवार को छोड़ने के बाद वांग युदाओ को अपने गृहनगर लौटने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उसने अंततः इसे दबा दिया। उसने नए साल के दौरान वापस जाने और अपने परिवार को एक बड़ा सरप्राइज देने की योजना बनाई। वांग युदाओ ने सचमुच तांग दाई और यांग किंग से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन झूक यांग का यांग किंग के साथ रिश्ता वाकई तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक बार साथ सोने के बाद वे इतने करीब आ गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि बिस्तर पर पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तांग दी हमेशा चाहती थी कि वांग युदाओ उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करे, लेकिन जब उसने यांग किंग से पूछा तो यांग किंग ने भी मना कर दिया। अब जब उसने वांग युदाओ को देख लिया था तो वह इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी। अरे गुरु, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मुझे अपना शिष्य बना लो, फिर आप इतने जिद्दी क्यों हैं? गुरु, आप भी बूढ़े नहीं हैं, बस इस छोटी बच्ची को ले लो। तांग दी सचमुच वांग युदाओ को परेशान करने वाली थी और वांग युदाओ सचमुच दुखी था। उसके पास करने को कुछ नहीं था और वह इस रास्ते पर आ गया, वरना तांग दी से उसकी मुलाकात कैसे होती। अपना माथा रगड़ते हुए वांग युदाओ के सिर में दर्द हो रहा था। ये तांग दी सचमुच एक चिपचिपी कैंडी की तरह थी जिसे झटकना नामुमकिन था। जियाओ दी, तुम्हें सचमुच अपनी छवि पर ध्यान देने की जरूरत है। तांग दी को ऐसा व्यवहार करते देखकर यांग किंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने ही वांग युदाओ का परिचय तांग दी से कराया था और हालांकि पिछली बार वांग युदाओ ने उनकी मदद की थी, फिर भी उन्हें अभी तक उसका शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला था। प्रतिमा, शक्ति के आगे छवि क्या है? गुरु, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने सुना है कि गुरु, आपकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कैसा रहेगा, मुझे अपना लीजिए और हम गुरु शिष्य वाला रोमांस कर सकते हैं। मेरा रोल प्ले बहुत अच्छा है ना? तांग दी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत वांग युदाओ का हाथ पकड़ लिया। उसे डर था कि अगर वह सावधान नहीं रही तो वह फिसल जाएगा। वांग युदाओ पसीने से लथपथ था। यह महिला बहुत शक्तिशाली थी, कम से कम उसके लिए तो वश में करना मुश्किल था। उसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तांग दी की दोनों बाहें चिमटे की तरह थीं, उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा मत करो, असल में मैं बस थोड़ा ताकतवर हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। वांग युदाओ ने असहाय होकर तांग दी से कहा। उसे इस तरफ नहीं चलना चाहिए था। किसने सोचा था कि उसका सामना ऐसे पागल से होगा? सड़क पर इतने सारे लोगों के साथ जो लोग उसे नहीं जानते थे, वे सोच सकते थे कि वह चेनशिमी है। गुरुजी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं आपका बिस्तर भी गर्म कर सकती हूँ। मुझे इतनी जल्दी मना मत करो। तांग दी दयनीय लग रही थी, उसकी आंखें नम थी जब वह वांग युदाओ को देख रही थी। सच कहूं तो ज्यादातर लोग उस नज़र को मना नहीं कर सकते थे। वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया। इस बारे में बाद में बात करते हैं, इस दौरान मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। कैसा रहेगा? वांग युदाओ ने तांग दी और यांग किंग की तरफ देखा। वह बस अब जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था, वरना अगर तांग दी ने उसे पकड़ लिया तो वह कभी नहीं बच पाएगा। तांग दी बहुत अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन यांग किंग ने उसे जल्दी से एक तरफ खींच लिया। इस व्यस्त सड़क पर इस तरह खींचतान सचमुच थोड़ी अनुचित थी। तांग दी के पास आखिरकार सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसने फिर भी वांग युदाओ को ध्यान से याद दिलाया। वांग युदाओ ने बार बार सिर हिलाया, फिर झट से तांग दाई के हाथ से छूटकर भाग गया। हालांकि वांग युदाओ और बाकी लोगों को यह नहीं पता था कि उनकी हरकतें पास ही खड़े कई लोगों ने देख ली थीं। क्या वह वांग युदाओ है? वही होना चाहिए। वह औरत और वांग युदाओ अभी काफी अंतरंग लग रहे थे। चलो उस पर वार करते हैं, एक आदमी ने सुझाव दिया। उसके बगल वाला व्यक्ति एक पल के लिए झिझका, फिर सिर हिलाया। वे इस बार इसी व्यक्ति को ढूंढने आए थे। चेंग परिवार में इस समय चेंग परिवार के मुख्य हॉल में कई लोगों के चेहरे बेहद उदास थे। चेंग यंग ने उनकी तरफ देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। हालांकि उसके पिता ने साफ साफ नहीं कहा था, लेकिन वह जानता था कि उसका परिवार किस बात से परेशान है। कौन बता सकता है कि यह वांग युदाओ अचानक कैसे प्रकट हो गया? चेंग बेनिक्सियोंग का चेहरा बहुत गंभीर था। उसका बड़ा हाथ मेज पर जोर से पटका, फिर वह अचानक उठ खड़ा हुआ। वह पिछली बार ओल्ड मास्टर वांग द्वारा आयोजित भोज में भी गया था, लेकिन उस समय ओल्ड मास्टर वांग की तबीयत वाकई बहुत खराब थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आखिरी बार ऊर्जा का संचार हुआ हो। लेकिन परसों जब उसने ओल्ड मास्टर वांग को फिर से देखा तो उसे सचमुच एहसास हुआ कि वांग परिवार ने जो घोषणा की थी वह सच थी। बूढ़े का शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। 20 सालों में हमने जो उपलब्धियां हासिल की, क्या वे इस एक आदमी की वजह से बर्बाद हो जाएंगी? चेंग बेनिक्सियोंग ने व्यंग्य किया, फिर अपने बगल में चेंग यंग की ओर देखा। जियाओ यंग, मैंने तुम्हें पिछली बार उनसे बात करते हुए देखा था। आखिर इस मामले में क्या चल रहा है?
पिताजी, वांग युदाओ की पृष्ठभूमि बहुत साधारण है और वह शांगनान विश्वविद्यालय में छात्र हुआ करते थे। हालांकि मुझे हमेशा लगता है कि यह पृष्ठभूमि बहुत साधारण है और मैंने जांच की, उन्होंने कभी चिकित्सा की पढ़ाई ही नहीं की। वांग युदाओ की पृष्ठभूमि जितनी सरल थी, उसे उतना ही ज्यादा लगता था कि कोई उसे छिपा रहा है, क्योंकि उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि वांग युदाओ इतना सरल है। चेंग बेनिक्सियोंग ने भौहें चढ़ाईं। वांग परिवार और चेंग परिवार हमेशा से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे थे। वे 20 सालों से बूढ़े वांग की स्थिति पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही नतीजे सामने आने वाले थे, कौन जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वांग युदाओ नाम के एक व्यक्ति द्वारा ठीक किया जाना वाकई कुछ हद तक हास्यास्पद था। रिपोर्टों के अनुसार ऐसा लगता है कि वांग युदाओ सरल नहीं है, वह लोगों के शरीर की मरम्मत करने में सक्षम लगता है। चेंग यंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने भी कुछ खबरें सुनी थीं, लेकिन जो उसने सुनी वे सब अफवाहें थीं और उसे नहीं पता था कि वे सच थीं या झूठ। हालांकि उसके हिसाब से ये झूठ होना चाहिए, है ना? किसी इंसान के शरीर की मरम्मत कौन कर सकता है? क्या ये बेतुका नहीं है? चेंग बेनिक्सियोंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर हैरान चेहरे से चेंग यंग को देखा। एक पल बाद उसने गंभीर भाव से कहा, क्या तुम्हारे पास उसका संपर्क विवरण है? नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। उसे ढूंढो और उससे बात करो। चेंग बेनिक्सियोंग ने तुरंत फैसला लेते हुए अपना हाथ नीचे पटक दिया। चेंग यंग की बात सच हो या नहीं, सिर्फ ये बात कि बूढ़े वांग का शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, ये साबित करती थी कि वांग युदाओ एक सच्चे हुनरमंद इंसान थे। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का इस्तेमाल किया जा सके तो वह भविष्य में ज़रूर बहुत मददगार साबित होगा। क्या आपने नहीं देखा कि अमीर तबके में कितने लोग स्वास्थ्य और दीर्घायु पाने के लिए उपाय या योग्य व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं? वांग युदाओ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और वह भी एक से ज्यादा समूहों द्वारा। अगर अस्पताल ने उन्हें नहीं बुलाया होता तो शायद वह अभी आराम कर रहे होते। पिछली बार नीलामी में जिन्हाई के जिन लोगों को उन्होंने देखा था, वे इस बार फिर आ गए थे। इससे पहले वांग युदाओ को गांव बुलाया गया था और लौटने के बाद उन्होंने डैन किंग और उनके समूह को बिल्कुल नहीं देखा था। पूछने पर उन्हें पता चला कि वांग युदाओ के शांगनान शहर छोड़ने के अगले ही दिन उसे सीधे जिन्हाई के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, और वह स्पष्ट रूप से जिन्हाई लौटने की तैयारी कर रही थी ताकि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सके जो उसकी बीमारी का इलाज कर सके। हालांकि दुर्भाग्य से झाओ हुई के जिन्हाई लौटने के बाद भी कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका। हालांकि यह ज्ञात था कि बीमारी थोड़े समय में घातक नहीं होगी, फिर भी बीमारी का इलाज जरूरी था, और इस तरह की बीमारी हड्डियों में कीड़ा लगने जैसी थी। अगर इसका इलाज न हो सका तो शरीर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसलिए अंततः उसके पास बेशर्मी से शांगनान शहर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अफसोस, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम आई थी, लेकिन नमस्ते नहीं कहा। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो वांग युदाओ के साथ ऐसा नहीं होता। जियांग जी ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी झाओ हुई को देखा। जिन्हाई और शांगनान शहर मूल रूप से जुड़े हुए थे और वह पहले भी जिन्हाई आ चुका था। वे सभी एक ही पेशे में थे और उनकी कुछ प्रतिष्ठा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को जानते थे। पिछली बार जब झाओ हुई अस्पताल आई थी तो उसकी व्यवस्था उसने ही की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी फिर से आएगी, और उसका रंग भी बहुत खराब था। झाओ हुई का शरीर साफ तौर पर बहुत कमजोर था। झाओ हुई बिस्तर पर लेटी हुई थी, अब उसका रंग पहले जैसा गुलाबी नहीं था। वह पछता रही थी, उसे साफ तौर पर इस बात का पछतावा था कि उसने वांग युदाओ की बात नहीं मानी। बेशक इस बार उसके लौटने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसे गांव में वांग युदाओ की हरकतों के बारे में पता चल गया था। वह नहीं जानती थी कि अचानक होने वाली संक्रामक बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन वह समझती थी कि वह खुद भी इस पूरी तरह से अनजान संक्रामक बीमारी को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधी जिंदगी चिकित्सा की पढ़ाई करने के बाद मुझे अपने शरीर की हालत का भी अंदाजा नहीं होगा। झाओ हुई ने आह भरी। हालांकि वह खुद को दिव्य चिकित्सक नहीं कहती, लेकिन उसकी चिकित्सा कुशलताएं बिल्कुल भी आसान नहीं थीं। एक युवक के उपदेश के बाद यह बात सच साबित हुई। अगर उसे देवताओं और अमर प्राणियों पर अविश्वास न होता तो वह सोचती भी कि कहीं उस लड़के ने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। दुर्भाग्य से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है, वरना झाओ हुई सचमुच वांग युदाओ का फिर कभी सामना नहीं करना चाहती थी। चिंता मत करो, वह बहुत अच्छा इंसान है और हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जियांग जी ने झाओ हुई को दिलासा दिया, समय देखा और अनुमान लगाया कि वांग युदाओ जल्द ही आ जाएगा। वांग युदाओ वास्तव में अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, खासकर क्योंकि इस बार उसके जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन चूंकि जियांग जी ने पूछा था, इसलिए उसे खुद जाकर देखना जरूरी था। डैन किंग को दोबारा देखकर उस लड़की की वो जवानी गायब हो गई थी जो पिछली बार उसे देखने पर थी।
जब डैन किंग ने वांग युदाओ को देखा तो वह बेहद शर्मिंदा हुई। इस बार वह झाओ हुई के साथ आई थी और उसे पिछली बार के अपने शब्द भी अपने कानों में गूंजते सुनाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि वांग युदाओ पहले से ही यहाँ था, अगर वह उसकी शिक्षिका को बचाने में मदद कर सके तो यह उसके लिए अच्छा होगा। हाय सुंदरी, डैन किंग को देखकर वांग युदाओ मुस्कुराया। उसकी शर्मिंदगी के डर से उसने उसका अभिवादन करने की पहल की। डैन किंग ने राहत की सांस ली, वांग युदाओ की ओर मुस्कुराया और फिर कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। पिछली बार क्या हुआ था? वांग युदाओ ने उसे हैरानी भरे भाव से देखा। डैन किंग थोड़ा रुका, फिर से धन्यवाद कहा। कोई बात नहीं, दरअसल ये समझ में आता है, लेकिन पिछली बार मैंने जो कहा था वह सच था, बस तुम में से किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। मैं अभी तुम्हारी टीचर की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। अच्छा चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। डैन किंग के हाव भाव थोड़े बदलते देखकर वांग युदाओ ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार अंदर जाकर देखने का फैसला किया। वार्ड के अंदर वांग युदाओ को आते देखकर जियांग जी का चेहरा खिल उठा। युदाओ जल्दी आओ और देखो कि उसे क्या हुआ है। वांग युदाओ ने अस्पताल में दाखिल होते ही झाओ हुई को बिस्तर पर लेटे हुए देख लिया था और उसने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उसे देखा था। हालांकि झाओ हुई अब बहुत कमजोर हो गई थी, उसकी बीमारी फैली नहीं थी और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। वांग युदाओ ने जियांग जी की ओर सिर हिलाया, फिर झाओ हुई की ओर देखा। झाओ हुई ने अपना मुंह बंद रखा, बस वांग युदाओ को देखकर मुस्कुराए। हालांकि उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वह थोड़ी शर्मिंदा थी। आखिरकार उसने पिछली बार उसे झूठा कहा था और अब वह उससे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मदद मांग रही थी। ये खुद को मूर्ख कहने का एक बेहतरीन उदाहरण था। मैंने डैन किंग से पहले भी कहा था, पिछली बार मैंने जो कहा था वह सच था, बस तुम्हें यकीन नहीं हुआ। मैं अभी तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी फैलने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। निश्चिंत रहो और ठीक हो जाओ, हो सकता है यह अपने आप ठीक भी हो जाए। वांग युदाओ ने झाओ हुई की ओर देखा। वांग युदाओ की बातें सुनकर झाओ हुई थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर जियांग जी की तरफ देखा, जिसने भी वांग युदाओ की तरफ देखा। सच में ऐसा नहीं है? जब मैं सच कह रही हूं तो तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? वांग युदाओ ने उन दोनों की तरफ देखा, थोड़ा असहाय महसूस करते हुए। हमें यकीन है। क्या हमें किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है? इस बार झाओ हुई ने अपना सबक सीख लिया था। खैर, वांग युदाओ ही थी जो उसकी बीमारी को पहचान सकती थी। बस दूसरी बीमारियों से संक्रमित मत हो जाना। तुम्हारी हालत में तुम्हें अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहिए। अस्पताल में बहुत से मरीज हैं और इसलिए बहुत से कीटाणु भी हैं। अगर तुम्हें कोई बीमारी हो जाए तो वह बदल सकती है। तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बदली हुई बीमारी कितनी भयानक हो सकती है। वांग युदाओ ने झाओ हुई की तरफ देखा। स्थिति अभी भी पिछली बार जैसी ही थी, जिसका मतलब था कि हालांकि झाओ हुई इस दौरान अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उन्हें कोई और बीमारी नहीं हुई थी। इस समय झाओ हुई की रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह एड्स जैसा ही है, लेकिन यह एड्स से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ऐसा क्यों न हो, मैं एक बार तुम्हारा इलाज कर दूं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जिन्हाई वापस जाओ और अच्छी तरह स्वस्थ हो जाओ। वहाँ पारंपरिक चीनी चिकित्सा का अध्ययन करने वाले बहुत से लोग होंगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें ची साधना आती होगी। वांग युदाओ ने बोलते हुए अपनी हथेली झाओ हुई के माथे पर रख दी। झाओ हुई पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन जब उस हाथ ने उसके माथे को छुआ तो स्पर्श बिंदु से तुरंत एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह वांग युदाओ को गौर से देखने लगी। वह असमंजस से भर गई। ठीक है, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। उसने चकित झाओ हुई की ओर देखा। वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था और हर बार लोगों को यकीन नहीं होता था, लेकिन जब उसका हाथ मरीज पर पड़ता तो वह एहसास स्वाभाविक रूप से प्रकट होता। कभी कभी वह सोचता भी था कि यह कैसा एहसास है। झाओ हुई का सिर थोड़ा धुंधला सा महसूस हो रहा था। उसने पहले भी दूसरों का इलाज किया था और दूसरों ने उसका भी इलाज किया था, लेकिन उसने ऐसी अजीबोगरीब अनुभूति कभी महसूस नहीं की थी। जब डैन किंग ने अपनी शिक्षिका के चेहरे के भाव देखे तो उसे एहसास हुआ कि वांग युदाओ का अभी अभी का स्पर्श असरदार रहा था। शुक्रिया। खैर, वह बहुत आभारी थी कि वांग युदाओ ने उनकी पिछली दुश्मनी को दरकिनार करके उनकी मदद की, और वह अब भी थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं, उसके शरीर को शांति से आराम की जरूरत है। बीमारी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। वांग युदाओ ने ताली बजाई। हालांकि वह इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। कुछ निर्देश देने के बाद वांग युदाओ मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। बात खत्म करने के बाद वांग युदाओ अस्पताल से चला गया। झाओ हुई पर शुद्धिकरण कला करने से उसके औषधि अंग नष्ट हो गए थे और अब कवक राजा का प्रभाव भी समाप्त हो गया था।
इसलिए औषधि अंग प्राप्त करने के लिए वह केवल सीधे मिशन ही स्वीकार कर सकता था। हालांकि पिछली बार जंगली भेड़िया कवक वाले मिशन के बाद से वांग युदाओ अब मिशन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये स्पष्ट था कि वर्तमान मिशन पहले से ज्यादा कठिन थे और सिस्टम को जिन चीजों की आवश्यकता थी वे लगभग सभी औषधीय सामग्री थीं। दूसरे शब्दों में, बहुत सारी औषधीय सामग्री के बिना मिशन को स्वीकार न करना ही बेहतर है। एक बार कोई मिशन विफल हो जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए वांग युदाओ ने इन सभी विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सिर हिलाया। वह घर जाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसकी नज़र अनजाने में एक चायखाना पर पड़ गई। पास ही जिंगक्सिन टी हाउस नाम के इस टी हाउस को इस तरह सजाया गया था कि नज़रअंदाज करना मुश्किल था। पूरी सजावट जापानी शैली की थी और अंदर मौजूद परिचारिकाएं भी जापानी महिलाओं की तरह कपड़े पहने हुए थीं। ये देखकर वांग युदाओ का दिल धड़क उठा और वह बिना किसी कारण के अंदर चला गया। सर, कृपया अंदर आइए। वांग युदाओ को अंदर आते देख एक जापानी महिला परिचारिका जल्दी से दौड़कर आई, बगल से वांग युदाओ के लिए एक जोड़ी चप्पलें ले आई, फिर घुटनों के बल बैठ गई, वांग युदाओ के जूते उतारे और उन्हें चप्पलें पहनाने में मदद की। ऐसी जगह पर वो पहली बार आया था और वांग युदाओ इस तरह की सेवा से सचमुच थोड़ा अभिभूत था। लेकिन रोम में हो तो रोमनों जैसा ही व्यवहार करो। चूंकि ये एक जापानी चाय घर था, वो बस यूं ही मान गया।